बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का दूसरा हिस्सा। आपको याद दिला दें कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले ये क्यों होता है वो बताया, फिर कैसे होता है उसके लिए 3 मॉडल्स बताए गए, वो आपसे शेयर किया। आज बताएंगे उन 3 मॉडल्स में से कौन सा सही है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसके हक में जाता है। पहले ये पढ़ेंगे, फिर टाइम बचा तो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो हमने 3 मॉडल पेश किए थे। एक को कहा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरे को कंजर्वेटिव और तीसरे को डिसरप्टिव या डिस्पर्सिव मॉडल कहा था। तो पहले देखते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। मिसेल्सन एंड स्थाल, ये एग्जाम में पूछा गया है कई दफा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दें। मिसेल्सन और स्थाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया के ऊपर। आराम से मेरे साथ चले तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, हर जानदार में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की कंपोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन्होंने नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, N14 और N15। समझो चाहूंगा मैं, N14 नेचर में सबसे ज्यादा है और N15 जरा कम है। अब आप खुद बताएं इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? 15 की ज्यादा होनी चाहिए ना। इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है या न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा सा हल्का है, बस ये ध्यान रखें। इसी का इसमें इस्तेमाल करने की ठानी। क्या किया? एक बैक्टीरिया है जो ओरिजिनल है, हमारे पास ये बैक्टीरिया है, इसमें है N14, इसके डीएनए में N14, ठीक हो गया। इस बैक्टीरिया को इन्होंने एक नए माहौल में शिफ्ट किया, नए माहौल में शिफ्ट किया इसको। इस माहौल में N15 दस्तयाब था। साथ चल रहे ना मेरे? 15 14 रिपीट होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया हमने ओरिजिनल एनवायरनमेंट से लिया है, इसके डीएनए में कौन सा N है? N14। और अब हम इस बैक्टीरिया को एक नए माहौल में शिफ्ट कर रहे हैं जहां बैक्टीरिया की हर सहूलत मौजूद है, लेकिन उस माहौल में N15 दस्तयाब है, 14 नहीं है। अब ये बैक्टीरिया इधर पहुंच गया। बैक्टीरिया में कौन सा N है? 14। ये डिवाइड हुआ तो इन बैक्टीरिया के डॉटर बैक्टीरिया में जो डीएनए बनेगा, उस नए डीएनए में 14 भी है, 15 भी है, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए माहौल से इन्होंने N लिया है। और ये डिवाइड होते गए, होते समझो हमने 5-6 दिन रखा था। तो बैक्टीरिया की जितनी नई नस्ल है उसमें N कौन सा होगा? 15, 14 दोनों क्या? कौन सा N होना चाहिए? देखिए मेरे साथ चलेंगे तो आपको आसान मैं बात बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है। मैंने ये कहा एक बैक्टीरिया हमने लिया है, उसके डीएनए में है N14। इस बैक्टीरिया को हमने ऐसे माहौल में शिफ्ट किया है जहां N15 दस्तयाब है, N14 है ही नहीं। अब बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करेगा तो रिप्रोडक्शन के लिए जो N चाहिए, और भी चीजें चाहिए, N भी चाहिए, वो N इसने माहौल से लिया है 15 वाला। तो इसकी नस्ल जो बढ़ के बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया बन गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि उन सारे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए में N14 होना चाहिए या 15 होना चाहिए? 15 होना चाहिए। N15 आ चुका है, N14 खत्म हो गया। अब क्या किया इन्होंने? पहला काम ये था, पहला स्टेप ये था। इसके बाद क्या किया है? इस बैक्टीरिया के ग्रुप से या बैक्टीरिया के सोर्स से, फर्ज कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं ये माहौल है, यहां हमारे पास बैक्टीरिया है, नए वाले बैक्टीरिया है, इन सब के अंदर है N15 है। और अब हमने क्या करना है? इस N15 वाले बैक्टीरिया को यहां से निकाल के 4 सैंपल्स में रखना है। एक टेस्ट ट्यूब ये है, यहाँ भी बैक्टीरिया की जरूरत की हर चीज मौजूद है।
लेकिन इसके अंदर है N14। नए माहौल में डाला ना, नए माहौल में क्या है N14, बैक्टीरिया में क्या है N15। एक सैंपल इधर डाला है, एक बैक्टीरिया को इसमें शिफ्ट किया है, यहां भी N14 है, एक बैक्टीरिया को इधर रखा है, इसमें भी N14 है, और एक और है, इसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। बल्कि मैं कंट्रोल ग्रुप इसको रखता हूं ताकि हमें आसानी हो। कंट्रोल ग्रुप कौन सा है? जिसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, इसके माहौल में भी N14 है और जो बैक्टीरिया है वो खुद भी N14 है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इधर से नहीं लिया गया, ये बैक्टीरिया नेचर से आया है इधर, यानी जो आने वाला बैक्टीरिया था वो भी N14 है और जिस माहौल में रखा जा रहा है वो भी N14 है, कोई चेंज नहीं किया, तो कंट्रोल ग्रुप इसको। ये 3 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं। इनमें माहौल कौन सा है N14। बैक्टीरिया कहां से ला रहे हैं N15 से, एक इधर शिफ्ट किया, एक इधर शिफ्ट किया और एक को इधर शिफ्ट किया। बैक्टीरिया कितने अरसे में रेप्लिकेट होता है या डिवाइड होता है? 20 to 25 मिनट, 20 मिनट समझो। हमने ये कहा कि ये बैक्टीरिया यहाँ आके अगर इसको माहौल मिल गया तो 20 मिनट में डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी। इस पहले वाले को हम कहते हैं सैंपल एट 0 मिनट्स। 0 मिनट्स का क्या मतलब है? ये बैक्टीरिया यहां शिफ्ट किया है, डुबोया है, इसको रिप्रोडक्शन का मौका नहीं दिया है, यहां से इसको निकाल के हमने एक और टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट किया है। ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है? इसमें N का जिक्र नहीं है, ये है सेंट्रीफ्यूज की टेस्ट ट्यूब। कल जिसका जिक्र किया था ना सेंट्रीफ्यूज, उसकी टेस्ट ट्यूब है। इस बैक्टीरिया को हमने यहां मुंतकिल किया, कितनी देर में? 0 मिनट में, यानी इसको 1 मिनट भी यहां रहने नहीं दिया, जस्ट इधर से उठा के डिप किया है। तो कॉमन सेंस यूज करें तो ये जो बैक्टीरिया अभी हमने इधर मुंतकिल किया, इसमें N कौन सा होना चाहिए? N15 होना चाहिए, क्योंकि इधर से लाया ना 15 से, इधर डिप किया है वापस निकाला है, तो उसके N में कोई चेंज नहीं है। दूसरे सैंपल को क्या कहते हैं? सैंपल 8 20 मिनट्स। 20 मिनट का मतलब है ये बैक्टीरिया इधर 20 मिनट पहले छोड़ा गया था, अब ये डिवाइड होकर 2 हो गए हैं। ये जो बैक्टीरिया आया है इसमें N15 है, जो बच्चे हैं उसमें N15 और 14 दोनों हैं। अच्छा, अब तीसरे को कहा जाता है सैंपल 8 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया 2 दफा तकसीम होगा, 2 ये हैं और इस तरह से इनकी तादाद हो गई है 4 बैक्टीरिया बने। इधर से भी बैक्टीरिया यहां मुंतकिल किया, इधर से भी बैक्टीरिया यहां मुंतकिल किया। अब इस टेस्ट ट्यूब में 3 तरह के बैक्टीरिया आ गए हैं, एक 0 मिनट वाला है, एक 20 मिनट वाला है, एक 40 मिनट वाला है, और आखिरी ये कंट्रोल भी इधर शिफ्ट किया है। तो 4 तरह के बैक्टीरिया इसमें है। इसको हम डालते हैं सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब डाल के इनको घुमाएंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में ये सारे इस टेस्ट ट्यूब में इस तरह से अलग हो जाएंगे। कल मैंने बताया था डेंसिटी के हिसाब से अलग हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जो कंट्रोल ग्रुप का था और 40 वाला था, 40 मिनट वाला सैंपल, ये बैक्टीरिया इधर सेटल हो गए थे, इधर। कंट्रोल वाला में 14 का था, और ये जो आखिरी इनकी जनरेशन है, इन्होंने यहां से 14 लेकर, इनके डीएनए में भी 14 वाला N आ गया था, तो ये बराबर थे, तो ऊपर आते हैं। इसको हम कौन सा कहेंगे? कंट्रोल प्लस 40 मिनट सैंपल, ये ऊपर आ गए। अच्छा, ये जो 15 वाला था वो किधर आ गया? ये सबसे नीचे आ गया,
ये सैंपल एट 0 मिनट बेटा, ये 0 मिनट वाला है ना, ये N15 वाला ही था, तो ये नीचे आ गया। और जो दरमियानी थी इसका कहां आ गया, ये इधर बीच में आ गया। बीच में आने का मतलब है इसकी एक स्ट्रेन 15 वाली है, एक स्ट्रेन 14 वाली है। तो यहां जब ये तीन अलग अलग हो गए तो इससे क्या नतीजा निकला, इससे नतीजा ये निकला कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है, या डीएनए रेप्लिकेट्स अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस या मॉडल, जिसके मुताबिक जब डीएनए रेप्लिकेट होकर 2 कॉपियां बनती हैं तो दोनों कॉपियों का आधा हिस्सा पेरेंटल होता है, आधा हिस्सा डॉटर वाला। ये समझ में आ गया बेटा? मैं एक दफा रिपीट करता हूं जल्दी से, आप जरा सुने तो ये मसला समझ में आएगा। एक बैक्टीरिया को हमने पाला पोसा कहाँ है, N15 में, और हम ये फर्ज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि हकीकत है कि उसके डीएनए के अंदर N15 आ चुका है। अब उसकी नस्ल के कुछ बैक्टीरिया को हमने निकाल के 3 टेस्ट ट्यूब पे रखा है, और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में N कौन सा है, 14 दस्तियाब है। पहले मरहले में क्या किया, उस बैक्टीरिया को निकाल के इसमें डिप किया, यहाँ रहने नहीं दिया, उसको रेप्लिकेट होने नहीं दिया या डिवाइड होने दिया, वहां से शिफ्ट किया सेंट्रीफ्यूज में। दूसरे को यहाँ शिफ्ट करके हमने 20 मिनट इंतजार किया। जब ये डिवाइड हुआ तो इन डिवाइड होकर बनने वाले नए बैक्टीरिया को इधर शिफ्ट किया। तीसरे में क्या किया, इसको 2 दफा डिवाइड होने के लिए 40 मिनट तक रखा। 40 मिनट में इसके 4 हो गए तो इनको हमने उधर शिफ्ट किया। इधर से कंट्रोल वाला मिलाया, कंट्रोल का N14 ही था। जब इनको सेंट्रीफ्यूज में रखा तो ये 3 तरह के बैक्टीरिया अलग अलग हो गए। जिसमें N15 था उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे सेटल हो, जिसमें N14 था डेंसिटी लो होने की वजह से ऊपर हो गया। जो 20 मिनट में हमने जो सैंपल लिया था तो वो ना ऊपर 14 के पास जाके जमा हुआ, ना नीचे 15, बल्कि बीच में। ये बीच में क्यों आया, इसका साफ मतलब ये है कि इसके डीएनए के एक स्ट्रैंड में N14 है, दूसरी स्ट्रैंड में N15 है। तो ना मुकम्मल 15 की तरह नीचे गया, ना मुकम्मल 14 की तरह ऊपर गया, दरमियान में आने का मतलब ये है कि इसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल अप्लाई हुआ है। ठीक हो गया बेटा? ये लिया। तो ये था मेसेल्सन स्थाल का एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन के जो 3 मॉडल पेश किए गए थे उनमें से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसको सही एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन की तरफ। यहां मैं बुक से हट के 2-4 बातें आपसे शेयर करूं, फिर हम उस तरफ आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, यानी अभी हमें 2 बातें पता चल गई हैं। पहली बात तो ये डीएनए एस फेज में रेप्लिकेट होता है, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत रेप्लिकेट होता है। अब हम पढ़ रहे हैं ये कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हम क्या बोले, रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। रेप्लिकेशन के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी ना। इसकी मिसाल ऐसे है, अगर आपको कहा गया है, आप फर्ज करें कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, एक कमरा दिखाया गया है, इसी जैसा एक और कमरा बनाने को कहा है, तो क्या करेंगे, पहले उस कमरे का जायजा लेंगे। यहाँ अभी कैलकुलेशन से मुमकिन है कि इसमें कितनी ईंटें इस्तेमाल होंगी, कितना सरिया, कैलकुलेट करके पहले मटेरियल लाएंगे ना, मटेरियल ला के जमा करके फिर तामीर शुरू करेंगे। तो यहाँ भी ऐसा है, जब डीएनए को रेप्लिकेट होना हो तो क्या चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए टेम्पलेट डीएनए। डीएनए के किस टुकड़े की आप कॉपियां बनाना चाहते हैं उसको टेम्पलेट कहते हैं, ये जीन हो सकता है। दूसरा चाहिए आपको फ्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। आपको फ्री हालत में मौजूद, फ्री का मतलब है जुड़े हुए नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। कितने चाहिए, जितने टेम्पलेट में है उतने आपको फ्री न्यूक्लियोटाइड जमा करने पड़ेंगे। ये जमा कर दिया। इसके बाद आपको चाहिए एंजाइम्स
क्योंकि एंजाइम्स के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। और एंजाइम की एक लिस्ट है इधर, तरतीब से मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो एंजाइम चाहिए हमें वो है गायरेज, आगे बताएंगे ये क्या करता है। उसके बाद है हेलिकेज, उसके बाद है प्राइमेज, उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 इनके नाम रखेगा। और आखिर में जो चाहिए वो है लाइगेज, ये एंजाइम ही चाहिए। इसके अलावा चौथी चीज आपको चाहिए कंप्लीमेंट्री प्रोटीन। ये कंप्लीमेंट्री प्रोटीन थोड़ी देर के लिए चाहिए, लेकिन चाहिए तो जरूर। इसके बाद आपको चाहिए आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। आपके जहन में आरएनए और डीएनए में फर्क होना चाहिए। मैं एक फर्क बताता हूँ, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरा फर्क, डीएनए में ATCG ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनए में AUCG ये 4 तरह के। तो ये आरएनए का एक टुकड़ा भी आपको चाहिए। ये जरूरियात पूरी हो गई तो फिर आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं रिपीट करूं, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टेम्पलेट डीएनए चाहिए, जितना उसमें न्यूक्लियोटाइड्स है उतने फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आपको चाहिए। और ये इधर एक और बात ऐड करूं, ये TNPs की शक्ल में होनी चाहिए। TNPs क्या होता है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ट्राई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट क्यों चाहिए ये भी मैं अलग से बता के फिर इस प्रोसेस पे आऊंगा, क्योंकि इसके बगैर शायद हमें सही तरह से पूरी बात समझ में नहीं आई। उसके बाद हमें एंजाइम चाहिए, कौन से? गायरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 और लाइगेज। इसके बाद हमें कंप्लीमेंट्री प्रोटीन चाहिए और आखिर में हमें क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर। ये सारी जरूरियात पूरी हो जाएगी तो मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। और अब उस मैकेनिज्म को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला इनिशिएशन कहलाएगा, इनिशिएशन आगाज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मरहला एलोंगेशन, ये एक्चुअल प्रोसेस है। उसके बाद है टर्मिनेशन, इख्तिताम हो जाएगा इसका। तो इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये सारे काम हो जाएंगे तो डीएनए जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? जी।